दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। हमने इसमें पहले पढ़ा दिया है और बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे दिया है, जो क्वेश्चन को बनाना। हाय दोस्त, मैं सुनील कुमार प्रसाद अपने यूट्यूब चैनल सुनील कुमार प्रसाद पर स्वागत करता हूँ। यदि आप बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायी है। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे और दिल्ली सल्तनत में हम लोग गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। यदि दोस्त वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यदि वीडियो पसंद ना आए तो वीडियो को अनलाइक कर दीजिएगा। चलिए आज के वीडियो की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चला? तो सबसे पहले बात आता है कि दिल्ली सल्तनत से पहले की बात करते हैं तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ाई चल रहा था। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गोरी के सबसे विश्वसनीय जो दास होती है, दास अर्थात नौकर, वह कौन होती है? तो वह होती है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही वह राजा का भार सौंप देता है। अब यहाँ पे आता है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश आता है। तो यहाँ पे बात आती है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश क्यों कहलाया? तो गुलाम वंश कहलाया क्योंकि इसका जो प्रथम राजा था और इसमें जितना भी राजा हुआ सब गुलाम ही बना। जो भी गुलाम था वही क्या हुआ? राजा बना। तो सबसे पहला जो राजा है वो गुलाम वंश का था। तो गुलाम वंश कब से कब चला? तो यहाँ लिखा हुआ है कि 1206 से 1290 तक चला। अब इसके बाद है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश कब से कब तक चला? तो 1290 से 1320 तक चला। उसके बाद है तुगलक वंश। तुगलक वंश कब से कब चल रहा? तो 1320 से 1412 तक चला। उसके बाद है सैयद वंश। तो सैयद वंश कब से कब चला? तो 1414 से 1491 ईस्वी तक चला। फिर है लोदी वंश। तो लोदी वंश कब से तब चला? तो 1451 से 1526 ईस्वी तक चला। अब हम लोग चलते हैं पहला गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का सबसे पहला जो राजा था वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल क्या था? तो 1506 से 1210 ईस्वी। क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल था 1206 से 1210 ईस्वी था। गुलाम वंश के दास वंश भी कहा जाता है। कहा जाता है कि गुलाम वंश को दास वंश भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी था वह किसी न किसी का दास था। क्या था? किसी न किसी का दास था। चलिए अब आगे चलते हैं। बोलता है कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी का मृत्यु कब हुआ था? तो अभी बताए थे 1206 ईस्वी में हुआ था। 1206 ईस्वी में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक के पास बहुत ऐसा दास था, लेकिन सबसे विश्वसनीय दास कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। इसीलिए मोहम्मद गोरी के पास लाहौर के निकट जो भी था राजपाट वह सब कुतुबुद्दीन ऐबक के ही दे दिया। उसके बाद चलते आगे की ओर। कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ
चंद्रमा का देवता होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा का देवता होता है, चंद्रमा का देवता होता है। फिर है कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क जनजाति का था। कुतुबुद्दीन कौन किस जनजाति से था? तुर्क जनजाति से। यह आपको मालूम होनी चाहिए क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह तुर्की था। ठीक है, तो वही लिखा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क जनजाति से था। फिर है कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन में निशापुर बाजार में बेचा गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ बेचा गया था? तो निशापुर बाजार में बेचा गया था। याद रहे, निशापुर बाजार में बेचा गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को निशापुर बाजार में बेचा गया था। उसे काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज ने खरीदा था। कौन खरीदा था? तो काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज ने खरीदा था। याद रहेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक को उसके बचपन में कौन खरीदा था? तो काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज ने खरीदा था। ठीक है, कहाँ से खरीदा था? तो निशापुर बाजार से खरीदा था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गांव था। वहाँ से क्या होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को जो काजी था वह बेच देता है मोहम्मद गोरी के हाथ। चलिए अब आगे चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 25 जून 1206 को लाहौर में हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 25 जून 1206 को लाहौर में हुआ। यहाँ पे कई प्रश्न आता है। सबसे पहला कि कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 25 जून 1206 को हुआ। 1206 को कहाँ हुआ? तो लाहौर में हुआ। अब आगे है कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राजधानी लाहौर को बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक का अपना राजधानी कहाँ बनाया? लाहौर को, क्योंकि इसका जो भी राजपाट था वह लाहौर के ही निकट था। तो लाहौर के निकट ही था, तो इसने सोचा कि क्यों ना लाहौर को ही राजधानी बना लिया जाए, जहाँ से वह रहकर पूरे राजपाट को संभाल सके। उसके बाद है कि 1208 में मोहम्मद गोरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास मुक्ति पत्र देकर सुल्तान की उपाधि धारण की। क्या बोला कि 1208 ईस्वी में, कब? 1208 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के भतीजा जो था गयासुद्दीन, कौन था मोहम्मद गोरी के भतीजा? गयासुद्दीन, वो महमूद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास मुक्ति यानी कि जो दास से मुक्त होता है वह पत्र दिया और सुल्तान का उपाधि प्रदान किया। लेकिन दोस्तों मालूम होनी चाहिए आपको कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था कभी भी सुल्तान बनकर राज्य नहीं किया। वह सब दिन एक शासक जैसा और एक निजी व्यक्ति जैसा ही शासन किया। तो याद रहेगा आपको कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है सुल्तान का उपाधि धारण कभी नहीं किया, बल्कि उसे सुल्तान का उपाधि दिया गया था, लेकिन वह सुल्तान का उपाधि कभी धारण नहीं किया। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। कहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। क्या बात समझे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता। अभी बताए थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का रहने वाला था? तुर्की था। तो वह वही बोलता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य शुरू करवाया था। याद रहना चाहिए आपको कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह कुतुब मीनार जो है उसका क्या किया था? निर्माण शुरू करवाया था, बल्कि यह बनाया नहीं लेकिन शुरू करवाया था यह। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है कि कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया। यह आपको याद रहना चाहिए। सब समझ लेता है कि कुतुब मीनार का जो नाम है
कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा गया, ऐसा कुछ नहीं है। कुतुबुद्दीन नाम जो है, कुतुब मीनार का जो नाम है, सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है। याद रहेगा नाम, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया है। उसके बाद बोलता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत की प्रथम मस्जिद कुबत उल इस्लाम का निर्माण करवाया था। याद रहेगा आपको कि भारत का प्रथम मस्जिद कौन है, तो कुबत उल इस्लाम है। कौन है, तो कुबत उल इस्लाम। भारत की प्रथम मस्जिद कौन है, भारत की प्रथम मस्जिद कौन है, तो कुबत उल इस्लाम है, कुबत उल इस्लाम है, ठीक है, का निर्माण करवाया था, जो पृथ्वीराज तृतीय के किले पिथौरागढ़ के स्थान पर था। याद रहेगा आपको, कहाँ पर बनवाया था, तो पृथ्वीराज तृतीय के किले राज पिथौरागढ़ के स्थान पर बनवाया था। कहाँ बनवाया था, तो पिथौरागढ़ के स्थान पर बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण अजमेर में करवाया। याद रहेगा कि सबसे पहला यहाँ प्रश्न आता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया, तो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, ठीक है। कहाँ बनाया, तो अजमेर में बनाया। अब बोलते हैं आगे, जो विग्रहराज विश्वदेव चतुर्थ के द्वारा निर्मित संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर था। किस स्थान पर था, तो संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर था। अगला क्वेश्चन आगे चलते हैं हम लोग। बोलता है कि 1210 में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो जाती है। यह 4 साल ही तो किए शासन, 1206 से 1210 तक ही शासन किए, लेकिन इसके बीच में ही बहुत ऐसा इसने काम किया, ठीक है। तो सबसे यहाँ याद रखना चाहिए कि ये जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी मृत्यु कैसे हो जाती है, तो जब पोलो खेलते रहता है तो वही घोड़ा से गिरकर क्या होता है, इसका मृत्यु हो जाती है। बोलता है आगे कि पोलो को ही चौगान भी कहा जाता है। पोलो क्या कहते हैं, चौगान भी कहा जाता है। अब इसकी मृत्यु हो जाती है तो तुर्क का जो भी होता है, तुर्क का जो सरदार होता है, जो तुर्क का सरदार होता है, वह क्या करता है कि आराम शाह को उत्तराधिकारी बना देता है। किसे बना देता है, आराम शाह को उत्तराधिकारी बना देता है। अब बोलता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था। कौन था, आराम शाह था। इसके बाद है कि आराम शाह को कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी तुर्क के सरदारों ने बनाया। कहाँ का सरदार बनाया, तो तुर्क का सरदार बनाया, ठीक है। तो सब सरदार नहीं, कुछ सरदारों ने बनाया था। इसके बाद है कि आराम शाह लाहौर का सुल्तान 1210 ईस्वी में घोषित किए गए। कब, आराम शाह लाहौर का सुल्तान 1210 ईस्वी में घोषित किए गए, लेकिन ये ज़्यादा नहीं चल पाए, 1210 ही में ही इनका मृत्यु हो जाती है। क्योंकि यह एक क्या था, अयोग्य और अक्षम शासक था। यह शासन के बनने लायक ही नहीं थे, ठीक है। अब बोलता है, अब थाने ही अयोग्य था तो क्या होता है कि इसका विरोध स्टार्ट हो जाता है। इसका विरोध तुर्की के ही सरदार लोग करने लगते हैं और सब निमंत्रण देता है इल्तुतमिश को। किसे निमंत्रण देता है, इल्तुतमिश को। और इल्तुतमिश क्या करता है, दिल्ली आकर आराम शाह की हत्या कर देता है। क्या कर देता है, आराम शाह का हत्या कर देता है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग इस पर आधारित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन पाएगा उसको हम लोग बनाएंगे। तो आप लोग
अगर अच्छा से पढ़े हैं तो आगे आप लोग कितना जवाब दे पाते हैं ये देखिए। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी। तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का जो दरबारी भाषा थी वह थी फारसी। क्या थी? फारसी। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से वह दिल्ली का शासक तो सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलने से हो जाती है? तो ऑप्शन ए कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी कहता है अलाउद्दीन खिलजी, सी कहता है फिरोज शाह तुगलक और डी कहता है गयासुद्दीन तुगलक। यहाँ पे सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन के ऐबक का मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो जाती है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों को देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल पर छोड़ गया था? नसीरुद्दीन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मलिक काफूर। यहाँ पे सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक पर ही मोहम्मद गोरी अपना राजपट छोड़ के गया था। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? क्या बोला कि निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? ऑप्शन ए कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बी कहता है जलालुद्दीन खिलजी ने, सी कहता है गयासुद्दीन बलबन ने और डी कहता है अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी जो है राज सिंहासन बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर देती है। 5 नंबर क्वेश्चन है महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? यहाँ पे कहता है कि यह गलत लिखा गया था। ये है इस्लाम का प्रचार करना, इस्लाम का प्रचार करना। बी कहता है गजनी साम्राज्य का विस्तार करना। सी कहता है मूर्तियों को तोड़ना। सी क्या कहता है? मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना। और डी कहता है कि मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्ति करना। तो यहाँ पे आंसर डी सही है कि मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्ति करना था। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसका बेटी थी? ए कहता है इल्तुतमिश की, बी कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक की और सी कहता है नसीरुद्दीन की और डी कहता है बलबन की। तो यहाँ पे सही जवाब है ए इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की थी। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की प्रथम मस्जिद कौन थी? कुवत उल इस्लाम, बी जामा मस्जिद, सी 2.5 दिन की झोपड़ी और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा कुवत उल इस्लाम। जिसका निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन आराम शाह था। आराम शाह क्या था? सक्षम शासक था, अयोग्य शासक था, सी महान शासक था, डी इनमें से कोई नहीं था। तो इनमें से कोई नहीं था। इनमें से कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि वह एक अयोग्य शासक था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है 9 नंबर क्वेश्चन कि बचपन में कुतुबुद्दीन ऐबक को किस बाजार में बेची गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ बेचा गया था बचपन में? तो ऑप्शन ए है आगरा में, बी है निशापुर में, सी है दिशापुर में, डी है दिल्ली में। तो यहाँ पे सही जवाब है बी निशापुर में। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन में कहाँ बेचा गया था? निशापुर में। अगला क्वेश्चन कहता है कि आराम शाह की हत्या किसने की? इल्तुतमिश ने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, पृथ्वीराज चौहान ने किया, मोहम्मद गोरी ने किया। यहाँ पे सही जवाब है इल्तुतमिश। किसने किया? तो इल्तुतमिश ने किया।
कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ क्या होता है? दरगाह का देवता, चंद्रमा का देवता, अकबर का देवता, सूरज का देवता। यहाँ पे सही जवाब है चंद्रमा का देवता। कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ चंद्रमा का देवता होता है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का राजाभिषेक कब हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ? 25 जून 1207 ईस्वी में, 25 जून 1206 ईस्वी में, 25 जुलाई 1207 ईस्वी में या 25 जुलाई 1206 ईस्वी में। तो यहाँ पे सही आंसर है 25 जून 1206 ईस्वी में। याद रहना चाहिए आपको कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 25 जून 1206 ईस्वी में हुआ था। यदि वीडियो दोस्त पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।